हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप जरूर पूरा देख लेना, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम किसी स्पेसिफिक स्टॉक या किसी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड के बारे में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले आपको उसमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। इंपॉर्टेंट 3 4 5 चीजें मैं बताने वाला हूं। और ये जो वीडियो है पर्सनली एक पूरी तरह से लर्निंग वीडियो होने वाला है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होने वाला है वो एक बिगिनर इन्वेस्टर के लिए। हालांकि मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि जो व्यक्ति 2020 के बाद से मार्केट में आए हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो खुद से एनालिसिस नहीं करते हैं एंड फोमो में आके कोई भी स्टॉक खरीद लेते हैं। तो आपको उन स्टॉक्स को खरीदने से पहले किन किन चीजों को देखना चाहिए, उससे रिलेटेड ये टोटली वीडियो होने वाला है। और मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी, यानी कि किस कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो की पैरामीटर्स है, एकदम बेसिक पैरामीटर्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत ज्यादा एडवांस भी नहीं एंड बहुत ज्यादा बिगनर भी नहीं, एकदम मिडल मिडल का। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जो सबको पता है, लेकिन हर कोई इनको चेक बिल्कुल नहीं करता है। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं शेयर बाजार में कमाई से रिलेटेड आपको एक अचूक कुछ मंत्र बताने वाला हूं, जो एज अ बिगिनर तो इंपॉर्टेंट है ही। अगर थोड़े से आप इंटरमीडिएट या थोड़े एक्सपीरियंस भी हो, और खास करके वो वाले एक्सपीरियंस वाले प्लेयर जो 2020 के बाद हैं, जो ऑलरेडी 2020 से पहले आई थिंक वो व्यक्ति ऑलरेडी अगर वो टिके हुए हैं कोविड की गिरावट के बाद भी, तो ऑब्वियस सी बात है उनको हर चीज आती है, उनको सिखाने का कोई मतलब नहीं बनता, उनको ऑलरेडी हर चीजें आती हैं। लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो को मैं एक और चीज करूंगा, अगर आपका कोई दोस्त है जो अभी अभी मार्केट में है, आप उसको भी जरूर ये शेयर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट से, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए। तो सबसे पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो देखिए सिंपल सी चीज है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्यों सजेस्ट कर रहा हूं। अगर कोई भी बिगनर इन्वेस्टर है, अगर होता क्या है ना, आप शुरू में कोई कैपिटल लेके आए, मान लीजिए 1 लाख रुपए लाए या 10,000 रुपए लाए, अगर आप शुरू में ही उस पैसे को लूज कर देंगे ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप कभी पलट के स्टॉक मार्केट को ना देखेंगे ही नहीं। तो मेरा एक पहला क्लियर कट सजेशन ये रहेगा कि आपको जो स्टार्ट है ना, हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से करना चाहिए। हालांकि मेरी भी खुद की करियर की शुरुआत जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से ही हुई थी, एफएनओ वगैरह से। लेकिन उसके बाद मैं भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आया, जब मुझे पता लगा कि शॉर्ट टर्म इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म भी बहुत इजी है, हाँ, लेकिन अगर कंपैरिजन देखा जाए और देखा जाए कि कहां पे ज्यादा प्रॉफिट होना का हमें ज्यादा कहां पे हमें प्रॉफिट आसानी से मिल सकता है, तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। और शुरू में मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि एक बार आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर ढंग से समझ गए ना, आपने 4 5 साल अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को दे दिया, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 2020 में कोविड के बाद से मैं भी आया था अक्टूबर नवंबर में। तो मैंने एक चीज देखी, अगर आप लॉन्ग टर्म में सुधर जाएंगे ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप अच्छे से करना शुरू कर देंगे, तो आपको शॉर्ट टर्म का ज्ञान भी अपने आप ही धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही अगर आप लॉन्ग टर्म में ही स्टॉक्स को होल्ड नहीं कर पा रहे, लॉन्ग टर्म में ही प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, तो आप शॉर्ट टर्म में भी सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है अपना पर्सनल। तो मेरे हिसाब से अगर किसी को शॉर्ट टर्म में जाना ही है, तो पहले उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सीखनी चाहिए, उसके बाद ही उसको शॉर्ट टर्म में उतरना चाहिए, मुझे ये लगता है। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में पैसा बनता है, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनता, लेकिन नहीं। अगर आप मोस्ट ऑफ द पीपल जो इन्वेस्टर हैं, जो जिन्होंने लंबे टाइम में वेल्थ कमाई, अगर आप उनको देखेंगे तो वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं भी तो उनके नाम आपको पता भी नहीं होंगे। बहुत ही कम रेयर बंदे हैं जो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, 100 में से 90% अगर अच्छे से इन्वेस्टिंग करते हैं, तो वहां पे 90% लोगों का पैसा बन जाता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में 100 में से मात्र कोई 5 या 10 प्लेयर्स ही ऐसे होते हैं जो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एंड दूसरा क्या है ना, लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है। क्योंकि देखिए, अगर मैं इस वक्त आपको बोलूं कि आपको पूरी दुनिया का पैसा गिनना है, तो आप उस पैसे को ना गिन सकते हैं, आप एक रफ एस्टिमेट ले सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में आप उस पैसे को गिन सकते हैं क्योंकि आपको फिगर्स पता होंगे किस देश का जीडीपी इतना या इतना इतना, आप उन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप एक इंफिनिटी कितना भी पैसा आप कमा सकते हैं।
कितना भी बिजनेस आप कर सकते हैं, बड़े से बड़ा बिजनेस बहुत बड़े भी हो जाते हैं। एप्पल जैसी कंपनी में आप देख लीजिए, वॉरेन बफे, एप्पल कंपनी आप जानते हैं 2004-5 से है, जब से वो फोन्स वगैरह बना रही है। लेकिन वॉरेन बफे ने उनमें इन्वेस्ट कब किया? 2016-17 में, जब उनको लगा इस कंपनी में अच्छा पोटेंशियल है। अच्छे से उन्होंने स्टडी कर लिया, हर तरह की रिसर्च उन्होंने कर ली। हालांकि उनको शुरू में पूछा जाता था कि आप इस कंपनी में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे, ये तो आपकी यूएस की कंपनी इतनी अच्छे से ग्रो कर रही है। उन्होंने सिंपल सा जवाब दिया कि जो बिजनेस मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मैं उसमें क्यों जाऊं। तो अब उन्होंने 2016-17 में इन्वेस्टमेंट किया था लॉन्ग टर्म के लिए एप्पल में, और वहां से उन्होंने बहुत जबरदस्त पैसा भी कमाया। तो सबसे पहला मेरा क्लियर कट यही रहेगा कि आपको स्टार्ट जो है हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से करना चाहिए, खासकर बिगनर के लिए तो ये सबसे ज्यादा मस्ट रूल है। तो दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है क्वालिटी और क्वांटिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना बिगनर्स के अंदर एक ये भी होती है कि वो ना सस्ते शेयर्स, पेनी शेयर्स, 10 रुपए के नीचे का स्टॉक बता दीजिए, 5 रुपए का स्टॉक बता दीजिए। देखिए, कभी भी आपको जब मार्केट में आना है ना, आपको क्वांटिटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए, आपको एक क्वालिटी शेयर मिल रहा है जो 1000 रुपए का, और आपको एक शेयर मिल रहा है जो 10 रुपए का, और आप उसको खरीदना चाहते हैं, 100 क्वांटिटी आप खरीदेंगे तो आपका, तो आप देखिए सिंपल सी चीज है, अगर आप 1000 रुपए लगाएंगे, अगर उनमें 100%, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, मैं एक दोबारा से इसको बताना चाहूंगा कि लोगों को ये लगता है कि क्वांटिटी अगर उनके पास ज्यादा है ना तो उनका पैसा ज्यादा बनेगा, और अगर क्वांटिटी कम है तो उनका पैसा ज्यादा बनेगा। अगर आप किसी 1000 रुपए वाले शेयर का एक शेयर लेंगे, कोई किसी स्टॉक का प्राइस जो है वो 1000 रुपए, आपने उसका एक शेयर लिया, अगर उसमें उसका प्राइस 2000 हो गया, तब भी आपका 100% रिटर्न बना। वहीं 10 रुपए का स्टॉक अगर 20 हुआ, तब भी आपका 100% रिटर्न बना। यानी कि आपका दोनों कंडीशन में पैसा जो है डबल हुआ। यानी कि अगर आपने 100 क्वांटिटी ली जो कि आपकी 20 रुपए के प्राइस पे पहुंच गया, तो वहां पे भी आपका 2000 रुपए बना, और आपने एक क्वांटिटी ली है वो भी आपका 2000 रुपए बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों को ये लगता है कि 10 रुपए का स्टॉक 20 रुपए इजिली हो जाएगा, और 1000 रुपए का स्टॉक 2000 इजिली नहीं होगा। जबकि ये जो है परिभाषा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो 10 रुपए का स्टॉक है ना, वो एकदम से 12, 13, 14 ऐसे नहीं जाएगा। वो जाएगा 10 रुपए 15 पैसे, 10 रुपए 5 पैसे, 10 रुपए 10 पैसे। तो ये प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है कि क्वांटिटी लेंगे तो उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो प्रॉफिट बनता है वो आपके लगाए हुए अमाउंट पे बनता है। अगर आपने 1000 रुपया लगाया है, आपको रिटर्न जो है आपके उन 1000 रुपए पे बनने वाले हैं। आपकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। इसी चक्कर में कई बार लोग फंसते भी हैं, वो क्वालिटी को छोड़ के क्वांटिटी के पीछे पड़ जाते हैं। अगर कोई 2000 रुपए का शेयर है और उसमें अच्छी ग्रोथ भी है, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 2000 रुपए हैं, तो आप बोलेंगे यार मेरे पास तो एक ही शेयर आएगा, मैं इसको नहीं लूंगा, मैं सस्ता शेयर लूंगा। वहीं पे आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आपको हमेशा क्वालिटी को प्रेफरेंस देनी है, चाहे बेशक आप एक ही शेयर खरीद पाए, लेकिन आपको हमेशा क्वालिटी के ऊपर प्रेफरेंस देनी है। क्वांटिटी को बाद में रखना है। क्वांटिटी आपको देखना है जब आपके पास बहुत मोटा पैसा हो जाए, लेकिन उस टाइम पे भी ये नहीं कि आप कोई भी बेकार का स्टॉक उठा रहे हैं 5-10 रुपए वाला, नहीं। आपको उसमें क्वालिटी देखनी है। अगर क्वालिटी अच्छी है तब आप क्वांटिटी की तरफ जाइए कि आपके पास जितना पैसा आप कितना लगा सकते हैं उसमें, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स होनी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं फोमो। फोमो का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। और फोमो किस किस प्रकार के होते हैं वो भी चेक कर लेते हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट ट्रिगर स्टॉक मार्केट फोमो? फोमो का मतलब है भागती, जैसे मान लीजिए टीवी न्यूज में किसी शेयर के बारे में बात हो रही है, टीवी में आपने आज के दिन देखा, मान लीजिए आप सोमवार है, आज आपने देखा कि एबीसी स्टॉक है, आज वो 1000 रुपए का मिल रहा है। आपने मंगलवार को ओपन किया, वो 1100 का पहुंच गया। आपने बुधवार को ओपन किया, आप 1400 का पहुंच गया। अब आपको ना टेंशन होने लग जाएगी, यार मैंने ये स्टॉक खरीदा को नहीं, यार उस दिन 1000 का था, आज 1400 का पड़ गया। तो आप 1400 पे उसको बाय कर ले, और अब जैसे ही बाय करोगे वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपने फोमो में बाय किया। आपने उस चीज को पढ़ा ही नहीं, स्टॉक के बारे में पढ़ा ही नहीं कि वो भाग क्यों रहा है, अच्छी न्यूज की वजह से भाग रहा है या ऐसे ही भगाया जा रहा है। तो आपको ये चीजें चेक करनी है। देखिए फोमो का रीजन क्या होता है? सोशल मीडिया एंड न्यूज हाइप। जब देखिए सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊं, किसी भी स्टॉक की बात अगर आपको सोशल मीडिया पे आने लग जाए या न्यूज चैनल पे बहुत ज्यादा उस स्टॉक को दिखाने लग जाए ना, तो मैं सिंपल, पता है मैं क्या करता हूं, उस स्टॉक को देखना ही बंद कर देता हूं कुछ टाइम के लिए।
क्योंकि देखिए सोशल मीडिया या न्यूज में वो स्टॉक तभी आएगा या तो ब्रूटल तरीके से क्रैश होगा या ब्रूटल तरीके से भागेगा। इन दोनों ही कंडीशन में आपको उसके पीछे पड़ नहीं जाना है कि क्या मैं तो बस मिस कर गया यार, मैं तो मिस कर गया, मेरा तो लॉस हो गया या मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता, मैंने उस टाइम पे नहीं लिया। नहीं, आपको देखना है कि वो गिर क्यों रहा है या, और सबसे बढ़िया बिगिनर के लिए तो मैं कहूंगा कि ऐसे स्टॉक्स को इग्नोर करें। जब किसी भी स्टॉक की बात सोशल मीडिया पे हो ही नहीं रही या न्यूज पे आ ही नहीं रही, मैं तो ज्यादातर आमतौर पे उन स्टॉक्स को ज्यादा फॉलो करता हूं, क्योंकि वहां पे हो सकता है या तो वो अंडर वैल्यूड हो चुके हैं या वो चल रहे हैं लेकिन इतना हाइप स्टॉक नहीं है, वो धीरे 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 बढ़ रहा है। एक स्टॉक है जो एकदम से रॉकेट की तरह भागता है, एक साल में 100% भी है, वो हर कोई आपको बताएगा, लेकिन 100% स्टॉक रिटर्न देने के बाद वो स्टॉक नीचे आएगा ना, आपको कोई नहीं बताएगा। और एक स्टॉक है जो धीरे 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 2-3 साल में आपको 100% देगा ना, उसको कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि वहां पे ना बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपना मोटा पैसा लगा के शांत मन से एकदम सो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कंपनी स्ट्रांग है, अपना धीरे धीरे अपना पैसा बना दे। लेकिन हमें ऐसे चाहिए जो न्यूज में चल रहे हैं, आप रील खोलोगे, रील में किसी ने बता दिया 100% भागा ये स्टॉक, आज 20% भागा, आज 30% भागा, तो आपके अंदर ना फोमो आना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद पीयर प्रेशर एंड सक्सेस स्टोरीज। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम्पल के मैं तौर पे मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए आपने कोई बैंक लिया, ठीक है, और आपका बैंक आपने हर तरह से एनालिसिस किया, आपने देखा कि हाँ भाई उसका प्रॉफिट्स अच्छे कमा रहा है, उसके एनपीए भी कम है, ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग वगैरह शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है, ठीक है, उसके एनपीएस भी रिड्यूसिंग मैनर में है, सेल्स अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा हो रहा है, निम्स भी अच्छे हैं, यानी कि इनकम नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी उस कंपनी के, बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बैंक की यहाँ बात कर रहा हूँ, काफी अच्छे हैं। आपने वो स्टॉक लिया, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपका ही बैंक स्टॉक है, एक ही बैंक स्टॉक है, और भी बैंकिंग स्टॉक हो सकते हैं। तो अब होगा क्या ना, आपने जो स्टॉक लिया मान लीजिए वो भाग नहीं रहा, और बाकी जितने भी हैं 5-6-10 बैंक वो सारे के सारे भाग रहे हैं, तो आपके मन में ना ये आएगा, यार मैंने ना गलत डिसीजन ले लिया, ये बाकी स्टॉक्स तो भाग रहे हैं, मेरा स्टॉक भाग ही नहीं रहा। हालांकि आपने हर चीज चेक करी है, कि आपने हर चीज अच्छे से चेक करी है कि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, कंपनी के मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं, हाँ ये सब चीजें सबसे पहले चेक करनी है, उसके बाद मैं एज्यूम कर रहा हूं आप बाय करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको कि आपका स्टॉक नहीं भाग रहा, बाकी सारे भाग रहे हैं, तो मैं उसको बेच के उन वाले स्टॉक में लगा दूंगा। नहीं, अगर आपने अपने स्टॉक की अच्छे से रिसर्च करी हुई है तो आपको उसको पूरा टाइम देना है। अगर आपने रिसर्च करी, मान लीजिए आपको 10 दिन लगे रिसर्च करने के लिए या 1 महीना लगा, आपने 1 महीने बाद स्टॉक ले लिया, और ये हो सकता है ना कि हो सकता है वो 5-6 महीने भागे ही ना और बाकी स्टॉक्स भागना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो स्टॉक खराब हो गया। नहीं, अगर वो नहीं भाग रहा तो उसके पीछे का कारण आपको जानना है। जैसे आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक, अगर एचडीएफसी बैंक को आप पिछले 4-5 साल से देखें, मैं आपको दिखाई देता हूं, अगर आप एचडीएफसी बैंक देख सकते हैं 5 साल में अगर आप देखेंगे तो मात्र 47% के रिटर्न है। वहीं अगर आप आईसीआईसीआई बैंक देखेंगे तो 146% के रिटर्न है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एचडीएफसी बैंक खराब हो गया। तो आपको उसकी न्यूज को भी फॉलो करना है, कि आपको पता ही होगा कि एचडीएफसी बैंक में और एचडीएफसी लिमिटेड में बहुत ही बड़ा मर्जर हुआ था। तो ऐसी जब बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है, मर्जर होता है, ये सब चीज, ऊपर से ये मर्जर कोई छोटा मोटा मर्जर नहीं था, बहुत ही बड़ा मर्जर था। इन चीजों को पूरा से कूल डाउन होने में, पूरा ढंग से एकदम से दोबारा हर चीज सेटल डाउन होने में टाइम लगता है, और वही चीज एचडीएफसी बैंक में हो रही थी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एचडीएफसी बैंक बेकार हो गया। तो आपको कई बार अपने इन्वेस्टमेंट पे टाइम भी देना आना चाहिए। ये नहीं कि आपने जिस दिन खरीदा उसी दिन से वो भागना शुरू हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने खरीदा उसके बाद 1 साल तक वो भागे ही ना, और 1 साल बाद जब वो भागेगा ना तो वो ऐसा भागेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद मार्केट वॉलेटिलिटी एंड रैपिड मोमेंटम, वही मैंने बात जो शुरू में कही थी कि आपने कोई शेयर 1000 पे देखा, वो अगले दिन 1100 पे, उसके अगले दिन 1300 पे, उसके अगले दिन 1600 पे अगर पहुंच गया, तो आपको डायरेक्ट उसमें जाके बाय नहीं करना है, क्योंकि ऐसे स्टॉक से तो आपको बहुत ज्यादा दूर रहना है जो बहुत ही ज्यादा तेजी से भागते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट जब करना है जब वो एक ही रेंज में घूम रहा हो, या उसकी करेक्शन हो चुका हो उसमें ऑलरेडी ठीक ठाक, तब आपको उसको स्टडी करके अच्छे से, ये भी नहीं कि बिना स्टडी करे हाँ जी ये जो 40% डाउन हो गया मैं इसको ले लूंगा, ऐसा भी नहीं करना है। आपको उसके बिजनेस की क्वालिटी देखनी है,
और देखना है कि उसका शेयर प्राइस नीचे क्यों गया। फिर उसके कॉम्पिटिटर को भी देखना है साथ के साथ कि क्या उसके कॉम्पिटिटर में भी वही ट्रेंड है या सिर्फ उसी में वो ट्रेंड है। आपको सारी चीजें फॉलो करनी है। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ मार्केट एक्सपर्ट एंड एनालिस्ट। तो देखिए कई बार क्या होता है ना कि कोई मार्केट एनालिस्ट आया यूट्यूब पे या कहीं पे भी, आपने उसका इंटरव्यू देखा, उसने बोला कि ये सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है या ये सेक्टर इसमें ये हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसमें बाइंग कर लेनी है या सेलिंग कर लेनी है। नहीं, आपको उस चीज को खुद से भी क्रॉस वेरीफाई करना है। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि उस फंड मैनेजर का अलग व्यू हो, उसकी परचेजिंग प्राइस अलग हो, उसकी एक्सपेक्टेशन अलग हो सकता है उसका टारगेट पूरा हो गया हो इसलिए वो वहां से निकल रहा हो, कई सारे कारण हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है आपको किसी के भी बहकावे में आके, किसी के भी बोलने पे डिसीजन नहीं लेना। आपको हमेशा खुद से स्टडी करना है कि उस एनालिस्ट ने अगर ये चीजें बोली हैं तो क्यों बोली हैं, वो आपको प्रॉपर रीजन भी पता होना चाहिए। और खासकर जो टेक्निकल होते हैं, अगर आप टेक्निकल के बेसिस पे ही हमेशा स्टॉक्स को बाय सेल करते रहेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म में आप बहुत ज्यादा वेल्थ नहीं कमाने वाले। देखिए एक होता है ना, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया, आपका 1 का 10 लाख हो गया, आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, ठीक है, लेकिन उसको हम प्रॉफिट के रूप में ही जानते हैं। अगर आपने 1 लाख लगाया और आपका वो हो गया 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख, तो उसको बोलते हैं वेल्थ जनरेशन। और ये जो वेल्थ जनरेशन है, आपको मार्केट में आना चाहिए ना, वेल्थ जनरेट करने के लिए ना आना चाहिए। कुछ स्टॉक्स आपके ऐसे होने चाहिए ना जो वेल्थ जनरेटिंग हो। ऐसा नहीं है कि आपको 1 का 1.5 हुआ, देखिए प्रॉफिट तो 1 लाख का 1.5 हुआ वो भी प्रॉफिट ही होगा, और 1 का 30 हुआ वो भी प्रॉफिट होगा, लेकिन जो 1 लाख का आपका 30 लाख हुआ ना, उसको आप वेल्थ बोलेंगे। जो 1 लाख का आपका 1.5 या 2 लाख हुआ ना, उसको आप वेल्थ नहीं बोल सकते, उसको आप प्रॉफिट ही बोलेंगे। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब जैसे कई बार होता है ना, मेरे साथ भी ये होता था शुरू में कि यार मैं तो ना रिलैक्सो का जूता पहनता हूं, ये तो भाई जिंदगी भर कंपनी ये चलेगी चलेगी, ये कंपनी तो 20 साल से है, ये कंपनी तो 25 साल से, इसको तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीजें आपको, अब जैसे देखिए कई लोग ना जैसे स्टील स्टॉक्स ले लेते हैं, जैसे टाटा स्टील ले लिया, अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, यार टाटा स्टील तो इतनी पुरानी है, ये है वो है। देखिए पुरानी कंपनी है मानता हूं, लेकिन वो एक सिक्लिकल नेचर की कंपनी है, यानी कि आपको मैं चार्ट पैटर्न उसका दिखा देता हूं एक बार। टाटा स्टील, अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए ये ना बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल सेक्टर होते हैं। इनमें ना आपको नीचे का हिस्सा और ऊपर, यानी कि बाय और सेल, प्रॉपर पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए, तभी इन स्टॉक्स में पैसा बनता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना, तो इन स्टॉक्स में वेल्थ जनरेट नहीं होती, ये एक प्योर ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स होते हैं। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि आपका जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग वाला स्टॉक है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वाला स्टॉक है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे कई सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्रोथ बहुत कम होती है। अब जैसे मान लीजिए आप मैरिको का पैराशूट, मैरिको शेयर है आपका, अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैरिको का अगर आप पैराशूट ऑयल आपने यूज किया होगा, आप कई सालों से उसको यूज कर रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी वो 90%, 95% का मार्केट शेयर ऑलरेडी लेके बैठे हुए, वहां पे और ज्यादा ग्रोथ आ ही नहीं सकती। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात, वहां पे ज्यादा ग्रोथ आ ही नहीं सकती। तो अगर आप मैरिको जैसे शेयर से ये एक्सपेक्ट करेंगे, मैं उसका भी चार्ट पैटर्न आपको दिखा सकता हूं। अब मैरिको का देखिए 5 साल में देखिए रिटर्न 82% मैक्सिमम, देखिए कितना खूबसूरत चार्ट पैटर्न है। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, उनका तो अच्छा पैसा बना होगा, लेकिन यहाँ पे आकर आप बोलेंगे कि जैसा पैसा कंपनी ने पहले बना के दिया, आगे भी मुझे वैसे ही उतनी तेजी से बना के देगी, तो ये नहीं होने वाला है। कई बार हमें कई चीजें हमें ऐसा लगती है कि ये चीजें तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो इतने सालों से चल रही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको ये भी देखना है कि आगे फ्यूचर के लिए वो कंपनी क्या कर रही है या क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है नेक्स्ट, बैलेंस शीट। देखिए आप कोई भी शेयर ले रहे हैं, आपको ना कुछ बेसिक चीजें हमेशा देखनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक तो स्टॉक्स का यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूं, सबसे पहले टीसीएस ले लेते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में आपको इंपॉर्टेंट क्या देखना है, सबसे पहले तो ना आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है। शेयर होल्डिंग में भी आपको ये देखना है कि प्रमोटर्स के पास ना 50% से ज्यादा हो। देखिए 50% से कम होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी खराब हो गई,
इन्फोसिस जैसी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अभी मैं आपको इसके बाद दिखाता हूं, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रमोटर्स देखिए 71%, एफआईएस के पास 12-12.5%, डीआईएस के पास 11% का, पब्लिक के पास 4-4.5%। देखिए एक और ट्रिक बताऊं आपको, आपको ऐसी, हाँ देखिए ये एक्सेप्शंस हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि जो मैं बताने जा रहा हूं वही हमेशा होता है, ऐसा भी नहीं है। जहां पे भी ना आपको पब्लिक शेयर होल्डिंग कम दिखाई देना, इसका मतलब है वो कंपनी अच्छी हो सकती है। अगेन मैं ये कह रहा हूं हो सकती है, एंड एक्सेप्शंस हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। तो अब देखिए टीसीएस है, इतने सारे हर कोई लोग जानता है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग देखिए ओनली 4-4.5%, इतने कम पब्लिक के पास है शेयर्स इसके, ठीक है। तो आपको मेन जो ध्यान देना है ना, प्रमोटर्स, एफआईएस एंड डीआईएस, इनके पास अगर आपकी कंपनी का ज्यादा से ज्यादा माल है ना, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है आपके लिए, बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है ये। अगर यहाँ पे पब्लिक में शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत बड़ा है ना, पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग ज्यादा है, तो ये आप रिस्की पॉइंट है। अब जैसे मैं आपको ऊर्जा ग्लोबल एक शेयर है, वो 18 रुपए के आसपास, अब ये देखिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न टीसीएस से एकदम अगेंस्ट है। प्रमोटर्स देखिए 19%, पब्लिक देखिए 80%। तो यहां पे स्पेकुलेशन, यहां पे प्रॉब्लम्स आने की दिक्कत ज्यादा हो सकती है, यहां इस कंपनी में ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि हमारे पास इनका डेटा कम है, क्योंकि प्रमोटर्स ही 19-20% है। हाँ लेकिन अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये कंपनी खराब हो गई, क्योंकि मैं देखिए टीसीएस का एग्जांपल दिखाया था। अब इन्फोसिस आपको दिखाता हूं, अगर आप इन्फोसिस का देखेंगे, ये देखिए, तो इन्फोसिस के प्रमोटर देखिए ओनली 14-14.5%, लेकिन अगर आप दूसरे बड़े प्लेयर्स देखेंगे एफआईएस एंड डीएस 34-38%, तो आपको इन तीनों प्लेयर्स को देखना है। अगर इन तीनों प्लेयर्स के पास अच्छा डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। तो प्रमोटर्स अगर कम है, तो आपको ये चेक करना है कि एफआईएस एंड डीएस के पास अच्छा स्टेक है या नहीं। अगेन मैं ये कह रहा हूं, हो सकता है कि प्रमोटर्स के पास भी कम हो एंड एफआईएस एंड डीआईएस के पास भी कम हो एंड पब्लिक के पास ज्यादा हो, उसका मतलब भी ये नहीं कि वो खराब हो गया। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो कंपनी किस सेक्टर में है, उसके नंबर्स को आपको बहुत अच्छे से ट्रैक करना आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपको बैलेंस शीट में क्या देखना है, उसके बाद आपको बैलेंस शीट में ये देखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि नेट कैश फ्लो जो है ना, हमेशा पॉजिटिव में होना तो बहुत ही अच्छी चीज है। ये तो स्क्रीनर वेबसाइट है, ये कोई अगेन वेबसाइट का मैं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये कोई प्रमोशन के लिए मैं ये वेबसाइट नहीं बता रहा हूँ। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करके देख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट है, इन्वेस्टिंग.com है, मनी कंट्रोल है, स्क्रीनर है, फिनोलॉजी वाली स्क्रीनर, टिकर टेप है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो काफी अच्छा डेटा आपको प्रोवाइड करती हैं। तो नेट कैश फ्लो, इनिशियल स्टेज पे नेट कैश फ्लो अगर आपका पॉजिटिव में है, तो बहुत ही अच्छी चीज है। नेट कैश फ्लो आपका हमेशा प्रॉफिट पॉजिटिव होना चाहिए, एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये भी आपका प्लस में होना चाहिए। ये चीज अच्छी है एज अ बिगिनर के लिए। ये चीजें अगर वो चेक कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो खराब स्टॉक्स में नहीं फंसेगा। हाँ ये जरूर हो सकता है कि अच्छे स्टॉक्स उससे मिस हो जाएं, लेकिन वो खराब स्टॉक्स में नहीं फंसेगा। तो आपको ये दोनों चीजें भी हमेशा चेक करनी चाहिए कि ये पॉजिटिव में है या नहीं। उसके सबसे बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट रिजर्व्स। देखिए रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, कंपनी ना जो भी प्रॉफिट कमाती है उनमें से ना कुछ हिस्सा वो अपने ना अलग से एक अकाउंट में डाल के रखते हैं बुरी मार्केट कंडीशंस के लिए। तो आपको ये चीज भी हमेशा ट्रैक करनी है कि रिजर्व्स कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। ये इन्फोसिस के केस में आप देख सकते हैं, हमेशा इनके जो रिजर्व्स है ना वो बढ़ते रहते हैं। उसके बाद कंपनी का कर्जा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आपको ना रिजर्व से कंपैरिजन करना है। इसके लिए आप एक रेशियो होता है डेट टू इक्विटी रेशियो, मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे है यहाँ पे आप सर्च करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो ना 0.10 है। अगर ये 0.5 से कम हो ना, तो आप उस कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं, बल्कि 0 हो तो और भी अच्छी चीज है। टीसीएस के केस में देख लेते हैं कि कितना है। टीसीएस के केस में देखिए लगभग आप 0 ही समझ लीजिए इसको। तो ऐसी कंपनीज को आपको बिगिनर के रूप में तो ज्यादा प्रेफरेंस देनी है जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही कम है, बहुत ही कम, या ना ही हो तो और भी अच्छी चीज है। एज अ बिगिनर के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखनी है ईयरली बेसिस पे, खास तौर पे
कई लोग क्या करते हैं ना, क्वार्टरली बेसिस पे ईयर और नंबर्स देख लेते हैं और बोल देते हैं यार ये तो सीधा खराब नंबर्स हो गए। नहीं, अगर आप कंपनी के नंबर, और अगेन जो नंबर्स है ना, ये भी यहाँ पे भी एक्सेप्शंस है। कई कंपनियों के नंबर जो है हमें क्वार्टरली बेसिस पे भी देखने पड़ते हैं, खासकर छोटी कंपनियों के नंबर। हाँ, अगर आप एक लार्ज कैप एंड मिड एंड लार्ज कैप, यानी कि जो बड़ी मिड कैप कंपनी है, वहां पे आपको ना ज्यादा नजर ईयर ऑन ईयर नंबर्स पे ज्यादा होनी चाहिए। वहां पे क्वार्टरली, ऐसा नहीं है कि क्वार्टरली नंबर्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि क्वार्टरली नंबर्स ना स्मॉल कैप कंपनीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपको ज्यादा ध्यान देना है क्वार्टरली नंबर्स, जहां स्मॉल कैप कंपनीज है। हाँ, जहां लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज है, वहां आपको ईयर ऑन ईयर नंबर्स पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए कि वहां पे कंपनी के उसमें क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये थे पॉइंट्स बैलेंस शीट से रिलेटेड। उसके बाद लमसम वर्सेस सिप। तो हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए एज अ बिगिनर, सिप या लमसम इन्वेस्टमेंट? देखिए, मेरे हिसाब से ना, अगर आप बिगिनर हैं, आपने हाल फिलहाल में अभी चालू किया है, तो मुझे लगता है ना आपको सिप के थ्रू जाना चाहिए। लमसम इन्वेस्टमेंट भी बुरा नहीं है, ना ही सिप भी बुरा है। दोनों ही इन्वेस्टमेंट के ना अपने अपने फायदे हैं। अब मैं इस चीज को ना किसी और वीडियो में ना डिटेल में कवर करूंगा कि किसमें ज्यादा फायदा और किसमें, कौन सी सिचुएशन में सिप अच्छी है और कौन सी सिचुएशन में लमसम अमाउंट अच्छा है। इसके ऊपर में एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, तो मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो जरूर कवर करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर है ना, तो मुझे लगता है ना आपको धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है, आपने मान लीजिए लमसम इन्वेस्टमेंट कर लिया। क्योंकि देखिए, जब भी आप स्टॉक में पैसा लगाते हैं ना, तो क्वालिटी तो जरूरी है ही है, लेकिन उसके साथ एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कंपनी की वैल्यूएशन। आप कौन सी वैल्यूएशन पे उस कंपनी को खरीद रहे हैं। मान लीजिए आपने एप्पल, आपको पता है बहुत अच्छी कंपनी, लेकिन आपने उसको अगर महंगे वैल्यूएशन पे खरीद लिया ना, तो आपके रिटर्न्स ना अच्छे नहीं बनेंगे, इवन वो कंपनी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। तो आपको ऐसे सिचुएशन में, जब आप बिगनर हैं, आपको वैल्यूएशन निकालना या वैल्यूएशन की समझ नहीं है, ठीक है, या आपको न्यूज देखने नहीं आती कि कौन कौन सा एनालिस्ट अच्छे से वैल्यूएशन समझा सकता है, आपको बिल्कुल वैल्यूएशन के बारे में नहीं पता है, तो मुझे लगता है ना एसआईपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, अगर आपको वैल्यूएशन निकालना आती है और प्लस आपको क्वालिटी एनालिसिस भी आता है एंड वैल्यू एनालिसिस भी आता है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा लमसम इन्वेस्टमेंट। तो इस चीज के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर जरूर मैं एक वीडियो कवर करने की कोशिश करूंगा कि कौन सी सिचुएशन में सिप अच्छा होता है, कौन सी सिचुएशन में लमसम अमाउंट अच्छा होता है। तो इसके लिए डेडिकेटेड मेरे को वीडियो एक बनाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो एज अ बिगिनर के लिए मैं सजेस्ट करूंगा सिप, आपको धीरे 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 स्मॉल स्मॉल अमाउंट से आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, जैसे जैसे आप वैल्यूएशन पार्ट सीखते जाएंगे ना कंपनी का, कि हाँ वैल्यूएशन कैसे, ये कंपनी जो है, मान लीजिए आप टीसीएस खरीद रहे हैं, वो टीसीएस जो है अच्छे वैल्यूएशन पे इस वक्त मिल रहा है या नहीं मिल रहा, अगर आपको ये चीज निकालने आती है तो आपके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। और अगर आपको ये चीज नहीं आती है तो आपके लिए सिप इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। तो ठीक है, और अगला पॉइंट डेट, इसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं कि डेट आपका कम से कम हो तो बहुत ही अच्छी चीज है। तो ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इस वीडियो में अगर आपको कुछ कमी लग रही हो एंड आपको लग रहा हो कि कुछ और पॉइंट्स भी ऐड होने चाहिए थे इसमें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं उन पॉइंट से रिलेटेड अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये 4-5 पॉइंट्स भी अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको काफी नॉलेज और काफी खराब स्टॉक्स में एंट्री लेने से आप बच सकते हैं। और खासकर ये फोमो वाला पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फोमो के चक्कर में कभी भी बाय सेल या होल्ड नहीं करना चाहिए। एंड सिप एंड लमसम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो ठीक है दोस्तों, अभी वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।